हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट, अगर मान लिया कुछ ऐसे दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू रेज टू पावर एन, ये ठीक है। इन इट्स एक्सपेंशन, ये ठीक है। मान लिया जो वेरिएबल हैं वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हैं और ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है। तो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स वाई जेड डब्ल्यू वेरिएबल हो गया। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में जैसे हमने बोला था, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे हमने बोला था कि अगर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन को एक्सपेंड किया तो इन ईच टर्म कोफिशिएंट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई का जो सम है दैट विल ऑलवेज बी एन। यहाँ पे भी ऐसा है, अगर इसको हमने एक्सपेंड किया तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इसके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के एक्सपोनेंट का सम हमेशा n आएगा, ये ठीक है। इन इट्स एक्सपेंशन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू विल बी एन, ठीक है। एंड लेट एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जब इसको एक्सपेंड किया तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कितना आएगा। बाइनोमियल में तो क्या है, कोफिशिएंट को हम एनसीआर के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे वो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे वो बताया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n1, y raised to power n2, z raised to power n3 into w raised to power n4 in the expansion of the above term will be equals to, ठीक है, a part 0 if n1 plus n2 plus n3 plus n4 is not equals to n। जैसा हमने बोला था कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो पावर का सम है वो n आना चाहिए। अगर मान लिया पावर का सम n नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई टर्म आएगा ही नहीं। अब जो भी टर्म ना आए उसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, 0। एंड बी पार्ट, अगर मान लिया इन चारों का सम n आ जाए तो वो टर्म तो आएगा, उसमें हम कोफिशिएंट क्या आएगा वो ये है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल, ये ठीक है, इनटू। अच्छा, जब एक्स मतलब जब x पे पावर n1 आ रहा होगा तो x पे पावर n1 आने का मतलब है कि ये टर्म पे पावर n1 आ रहा है, इस पे पावर अगर n1 आ रहा है
तो x और a पे तो एक जैसे ही पावर आएगा, क्योंकि जो जब ये टर्म उठेगा तो एक साथ ही उठेगा, ऐसा तो नहीं केवल x उठ जाए। तो a पे भी पावर n1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ के जो भी बच गया वो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इनटू b पे पावर n2 आएगा, c पे पावर n3 आएगा और d पे पावर n4 आएगा। 4 वेरिएबल तो मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल लिया है। यू कैन हैव 3 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, ये ठीक है। अगर ये लॉजिक समझ में आया तो दैट यू कैन डू योरसेल्फ आराम से। ये कब होगा? इफ़ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 n के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y स्क्वायर z रेज़ टू पावर 10 in the expansion of 2x minus 3y minus 7z, या चलो इसको लिख लेते हैं 8z होल रेज़ टू पावर 15। तो आंसर क्या आएगा? n का वैल्यू कितना हो गया? 15, ये ठीक है। और टर्म इसमें 3 ही है, और जिसका कोफिशिएंट चाहिए उसमें 3 + 2 5 + 10 15 हो गया। तो मतलब ये वाला टर्म तो आएगा क्योंकि पावर का सम 15 है। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट सीधा सीधा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल अपॉन पावर इतना चाहिए तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। एक तो ये वाला पार्ट हो गया। एक फिर जब x निकलेगा तो साथ में 2 भी निकलेगा, तो अगर x पे क्यूब आया है तो 2 पे भी क्यूब आएगा, -3 पे स्क्वायर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इंटू -8 पे पावर 10 आएगा, ये ठीक है। ये आ गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके आगे क्वेश्चन 2, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 20। आंसर 2 - 3x + 7x रेज़ टू पावर क्यूब होल रेज़ टू पावर 20। इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या था? इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सब कुछ x y z के टर्म्स में लिखा हुआ था। इसमें क्या है, x y z मतलब 3 वेरिएबल थे, इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो इसमें तो क्या होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी सेम पावर आ सकता है। 7 पावर बनाने के लिए ऐसा भी होता है 7 का 7 पावर इस पे आ जाए, ठीक है, और बचा हुआ पावर इस पे आए, इस पे कोई भी पावर ना आए तो भी x रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा। एंड कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है इस पे पावर 2 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। तो इस पे पावर 2 आने का मतलब क्या, 3 स्क्वायर 6 हो गया, +1 7 हो गया। ऐसे भी 7 बन सकता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अच्छा, इस पे अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो एक पावर बढ़ाने पे x का पावर 3 बढ़ जाएगा सीधा सीधा। तो हम इसकी तरफ से केसेस बना के सोच सकते हैं। मतलब अगर इस पे पावर हमने 0 लिया और हमें x रेज़ टू पावर 7 चाहिए, तो x पूरा इसी की जिम्मेदारी है, इसी को पूरा 7x क्रिएट करना पड़ेगा। तो 7 पावर इस पे होना चाहिए, बट तीनों पे पावर का सम 20 होना चाहिए। तो अगर 0 इस पे है, 7 इस पे है, तो इस पे कितना होना चाहिए, पावर 30, ठीक है। फिर इस पे हमने पावर 1 लिया तो 3 तो इसी की वजह से आ गया, ठीक है। अब हमें 4 और चाहिए, तो 4 इस पे आ गया, 4 और 1 5, और टोटल पावर 20 होना चाहिए, तो ये 15 हो गया। अगर इस वाले टर्म पे हमने पावर 2 लिया तो 6 हो गया, 7 चाहिए तो इस पे 1 हो गया, और इस पे
2 और 1 3 हो गया और हमें 20 चाहिए, तो इस पे ऑफ कोर्स 17 हो गया। उसके बाद कोई टर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने इस वाले टर्म पे पावर 3 लिया तो ये ऑलरेडी एक्स रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा। अब अगर एक्स रेज़ टू पावर 9 आ गया तो इसमें अगर एक्स रेज़ टू पावर 9 आ गया तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 तो बनेगा नहीं, तो पावर शूट हो गया। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से क्या होगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन 1370। तो 13 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज बेसिकली 1, तो उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू 2 पे पावर 13 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 13 माइनस 3 रेज़ टू पावर 7 आएगा एंड 7 रेज़ टू पावर 0 आएगा, प्लस ये तो आ गया इसकी वजह से। ठीक है, अब अगर हम इसकी वजह से देखें तो फिर शुरू हो गए, 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इनटू 2 रेज़ टू पावर 15 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 1 रेज़ टू पावर 7, ये आ गया। ठीक है, प्लस फिर तीसरे वाले की तरफ से देखें तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया इनटू 2 रेज़ टू पावर 17 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर, अच्छा ये हमने गलत लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया कि कोफिशिएंट तो 2 माइनस 3 7 है, तो 2 माइनस 3 7 है और 15 4 एंड 1 पावर है, तो 2 माइनस 3 7 है, 17 1 एंड 2 पावर है। तो ये नेट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of, ठीक, कुछ भी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल xr होल रेज़ टू पावर n, और जहाँ पे n इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इसका जो बेसिकली आंसर आ रहा है वो कहाँ से आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वी कैन एक्सप्लेन कि आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि आंसर क्यों है, देन यू कैन डिराइव ऑल्सो। अभी तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। मतलब जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो कुछ ऐसे आएगा, x1 पे पावर कुछ y, x2 पे पावर कुछ एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। और जिन्होंने थोड़ा बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है ये, ठीक है, उनको ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, हमें n पावर इन r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, NCR बराबर NC n माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन था x प्लस वाई रेज़ टू पावर n,
उसमें हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है n+1, वो भी फॉर्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अगर सिंपली x + y n होता तो ये r वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल होते, तो यहाँ r का वैल्यू 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, तो 2 - 1 1, तो ये हो जाता है n+1 c1। अब n+1 c1 की वैल्यू कितनी होती है n+1, तो फॉर्मूला मैच कर रहा है। वहाँ पे हमने बोला था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है n+1, तो वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट 2x - 3y + 7z⁻³ 35। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 3 वेरिएबल है। अच्छा, अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स गिनना है तो x, y और z ही मैटर करता है, मतलब 2, 3 और 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2 लिखा हो या 12 लिखा हो, दैट इज इमटेरियल। तो 3 वेरिएबल हैं, तो r का वैल्यू कितना हो गया 3 और n का वैल्यू कितना हो गया 35। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, r में से एक कम किया, ठीक है, r-1 r-1 और n को जोड़ दिया ऊपर 35। सो दिस इज 37c2, जिसको हम लिख सकते हैं 37 36/2 या 37 × 18। इतने टर्म्स इसमें आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स, अलग अलग टर्म, जिसमें x y z की पावर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आएगा। कोई भी 2 टर्म में सेम कॉम्बिनेशन नहीं आएगा पावर का। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, सेकंड, अगर हमने बोला से 4 - 5x + 7y + 9z⁻³ 50, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर देखने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे 4 की जगह हमने अपनी तरफ से ऐसे देख लिया कि 4t लिखा है, -5x + 7y + 9z लिखा है ⁻50। ठीक है, इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे अगर ये 4 वेरिएबल हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 वेरिएबल्स होते तो कितना आता है, r का वैल्यू 4 हो जाता, 4 हो जाता तो 3c3 प्लस पावर अगर 50 है तो ये 50 हो जाता, देन आंसर वुड हैव बीन 53c3। 53c3 क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लिया उसको हमने क्या किया, उन सारे टर्म्स को t की पावर के हिसाब से अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो जैसे t की पावर 0 आया तो यहाँ पे वो सारे टर्म्स आ जाएंगे जिसमें x y z पे पावर, क्योंकि चारों पे पावर मिलके 50 आना चाहिए। तो अगर t पे पावर 0 आया तो यहाँ पे x पे, y पे और z पे बहुत सारे टर्म लिखे होंगे, उन पे मिलके पावर पूरा 50 आना चाहिए। प्लस अगर t पे पावर 1 आया तो यहाँ पे x, y और z के जो टर्म हैं इन पे मिलके पावर 49 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके इसके अंदर, मतलब इसके अंदर इस तरह से टर्म आएगा। अगर इन तीनों पे 50 आना चाहिए तो इसमें x⁻50 वाला टर्म भी आएगा, प्लस a1 x⁻49 × y ऐसे भी आएगा, और y⁻50, इस तरह के भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें। बट इसमें से कोई भी जो 2 टर्म होगा वो सेम नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। इनमें कोई भी 2 टर्म सेम नहीं हो सकता। ठीक है, वरना तो फिर उसको मिला के लिख देंगे एक साथ। फिर ऐसे ही t की पावर 1 लिया तो इन पे x y z पे पावर 49 वाले जितने टर्म पॉसिबल हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी 2 टर्म सेम नहीं होगा। फिर मान लिया हमने t का स्क्वायर लिया तो इधर 48 पावर आ जाएगा, वो सारे टर्म आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ का एक टर्म और यहाँ का एक टर्म कभी भी सेम नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो भी एक टर्म होगा उसमें x y z पे पावर कितना आ रहा होगा 49, यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसमें x y z पे पावर 50 आ रहा होगा, तो सेम हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इस एक्सपेंशन में अगर मैं t = 1 रख दूँ, t = 1 रखने से ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये वाला t खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट ये t खत्म होने से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई मैच कर नहीं सकता, मैंने बताया अभी, इस पे पावर अलग है, इस पे पावर अलग है,
इन दोनों में कोई मैच कर नहीं सकता और इसके अंदर भी कोई दो मैच नहीं कर सकता। तो जितने टर्म पहले लिखे हुए थे, ठीक है, अगर मान लिया इसके अंदर 10 टर्म लिखे हुए हैं तो अभी भी इसके अंदर 10 ही टर्म लिखे हैं, टी साथ में लिखा हो या ना लिखा हो। उसका मतलब क्या है कि इसको भी हम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, जितने टर्म इसमें होंगे उतने ही टर्म इसमें होंगे। तो ये इसका भी आंसर है। ठीक है, और आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में मान लिया थर्ड पार्ट में तुम इसको ऐसे देखो, मान लिया ऐसे लिखा है 2 + 5x + 8x² रेज़ टू पावर 50। ठीक है, इसमें कितने टर्म आएंगे? अब देखो इसमें हम इस तरह की चीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था कि इस पे पावर मान लिया 50 आ जाए, पूरे का पूरा 50 पावर इस पे आ जाए, ठीक है, या फिर 20 पावर इस पे आ जाए और 10 इस पे आ जाए और बचा हुआ इस पे आ जाए। दोनों ही जगह से x⁻50 बन जाएगा, तो पावर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से भी सेम टर्म बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें कितने टर्म डिस्टिंक्ट आएंगे। अच्छा, अगर हम वैसे देखें तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसे है, 2 + 5x + 8x² इंटू 2 + 5x + 8x² इंटू 2 + 5x + 8x² इंटू एंड सो ऑन। कितने टर्म लिखे होंगे टोटल, कितने ब्रैकेट्स लिखे होंगे टोटल? 50 + 8x², ऐसे करके 50 ब्रैकेट्स लिखे हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके सबको ओपन कर दें, फिर जो भी सेम टर्म आ रहे हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ से x² लिया, यहाँ से कांस्टेंट लिया और सब जगह से कांस्टेंट लिया, तो x² का एक टर्म आ जाएगा। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 लेते गए और 2 2 से मल्टीप्लाई करते गए, तो एक ही बार अगर x² लिया है तो नेट कितना आ जाएगा? x²। फिर एक हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 5x लिया, यहाँ से 5x लिया, बाकी सबसे कांस्टेंट लिया, तब भी x² आ जाएगा। तो ये जो दो टर्म आया x² का, इसको तो हमें मिला के लिखना पड़ेगा, इसको तो एक ही टर्म में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट टर्म्स बोला है। ठीक है, अब वो करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे सोचेंगे कि x की वैसे मिनिमम पावर कितनी आएगी, x का मिनिमम पावर कितना है। अगर हम हर किसी भी ब्रैकेट से x ना निकालें, सब जगह से 2 निकाल के मल्टीप्लाई करें, तो 2⁻50 ये x का मिनिमम पावर आया। ठीक है, इससे कम x नहीं आएगा। ठीक है, फिर प्लस x के साथ भी x कैसे बनेगा? x बनाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम यहाँ से x निकालें, एक जगह से x निकालें, बाकी सब जगह से कांस्टेंट निकालें, ठीक है, तो x बन जाएगा। फिर ऐसी x² बनाना पॉसिबल है, हाँ। ऐसे करते करते हाईएस्ट पावर कितना आएगा? अगर हम हर ब्रैकेट से 8x² निकाल के मल्टीप्लाई करें, तो 50 ब्रैकेट है, तो x⁻100 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं केवल ऐसे ही देखूं कि x⁻0 से x⁻100 तक, तो ये 101 टर्म्स हैं। ठीक है, 101 टर्म्स हैं। बट हम आंख बंद करके आंसर 101 नहीं बोल सकते, क्योंकि आई हैव टू इंश्योर कि ऐसा तो नहीं कि बीच में x⁻35 नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है बीच में कोई पावर गायब हो जाए, तो उसका ध्यान मेरे को रखना पड़ेगा कि कोई पावर गायब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे ध्यान रखेंगे? x⁻100 आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो कुछ भी कैंसिल तो होगा नहीं। x⁻100 कैसे निकाल सकते हैं? मैं अगर तरीका बता दूँ बनाने का, तो समझ में आ जाएगा कि हर ब्रैकेट से x² निकालो तो x⁻100 का टर्म आएगा, तो दिस विल बी प्रेजेंट। x⁻99 आएगा। x⁻99 बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, जैसे यहाँ तो हमने सब जगह से 8x² निकाला, तब तो x⁻100 आ गया, हाईएस्ट पॉसिबल पावर आ गया। अगर मेरे को 99 चाहिए तो 1x कम चाहिए, तो वो पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से x निकाल लिया x² की बजाय, तो बाकी 49 ब्रैकेट से तो हमने x² ही निकाला। तो मतलब इस पहले वाले से मान लिया x निकाला, बाकी x² इन सब से मल्टीप्लाई करें,
तो एक्स स्क्वायर 49 टाइम्स आएगा, तो उसकी वजह से पावर कितना हो जाएगा 98, और फिर वो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 99। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स रेज़ टू पावर 99 आना पॉसिबल है, हाँ ये टर्म भी आएगा। अच्छा, अगर हमने यहाँ से एक्स निकाला तो भी आएगा, बाकी सबसे एक्स स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्स निकाला बाकी सबसे एक्स स्क्वायर तो भी आएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि आएगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 99 भी बन जाएगा। 98 बनाने के लिए x का एक पावर और कम करना है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर इस एक ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर की बजाय x निकाल लिया और बाकी सबसे एक्स स्क्वायर निकाल लिया। तो बाकी सबसे एक्स स्क्वायर निकालने पे 98 पावर हो गया, और पहले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर की बजाय कांस्टेंट निकालने से कांस्टेंट आया, x का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, तो एक्स रेज़ टू पावर 98 भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने तो एक तरीका बताया। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बाकी सब ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर निकाला, सेकंड ब्रैकेट से केवल 2 निकाला, तो उससे भी एक्स रेज़ टू पावर 98 बनेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वो कोफिशिएंट जुड़ता जाएगा, ये कोफिशिएंट चेंज होता जाएगा। व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन वाज कि एक्स रेज़ टू पावर 98 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब तुम्हें ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि सारे टर्म्स आ जाएंगे, ये ठीक है। अगर 97 चाहिए, ठीक है, तो 98 हमने कैसे बनाया था, फर्स्ट ब्रैकेट से कांस्टेंट निकाला, बाकी सबसे एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को एक पावर और कम करना है तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से तो कांस्टेंट ही निकाले रखा, एक ब्रैकेट से और एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स निकाल दिया, तो फिर इस ब्रैकेट का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो एक पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक्स का एक पावर घट गया, तो बाकी सबसे एक्स स्क्वायर ही निकाला, तो फिर 97 आ गया, प्लस एंड सो ऑन। तो ऑल टर्म्स, मतलब एक एक ब्रैकेट से हम एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स, फिर कांस्टेंट, ऐसे करते जाएंगे तो एक एक पावर रिड्यूस होता चला जाएगा। ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, तो मतलब एक्स की पावर 0 से एक्स रेज़ टू पावर 100 तक अगर जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 101, 101 टर्म्स आएगा। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ टर्म लिया कि मान लिया अगर ऐसे लिखा है 2 + 7x + 9x रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 20। ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 7x + 9x रेज़ टू पावर 5, 2 + 7x + 9x रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन, 2 + 7x + 9x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, एग्जैक्टली इसी लॉजिक से करेंगे, बट यहाँ तो सारे टर्म बन गए थे, इसमें नहीं बन पाएंगे, इसमें कुछ टर्म मिस हो जाएंगे। कौन से टर्म मिस हो जाएंगे उस पर अब हम आ रहे हैं। हमने इसमें x का मिनिमम पावर कितना बनेगा, ऑफ कोर्स हर ब्रैकेट से 2 2 2 निकाल के मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म बन जाएगा जिसमें x आएगा ही नहीं, तो x की पावर 0 वाला टर्म बनेगा। ठीक है, अच्छा x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा वो तो तुम ऐसे देख सकते हो, 5 पे जब इस वाले टर्म पे जब ये पूरा पावर 20 आ जाएगा तभी x का हाईएस्ट पावर आएगा, दैट इज़ 100। या अगर हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो हर ब्रैकेट से अगर हम 9x रेज़ टू पावर 5 को निकाल के मल्टीप्लाई करें, 9 × x रेज़ टू पावर 5 को निकाल के मल्टीप्लाई करें तो x रेज़ टू पावर 100 आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 9 रेज़ टू पावर 20, क्योंकि 20 ब्रैकेट्स हैं और x की पावर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 तो आ गया। अब हम ये देखेंगे 99 कैसे बनाएं। ये ठीक है, मतलब इन ब्रैकेट से हर ब्रैकेट से एक एक टर्म निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक जनरल टर्म बनेगा। उस जनरल टर्म में मेरे को ये देखना है कि 99 बना सकते हैं क्या। ठीक है, तो अगर हर जगह से x रेज़ टू पावर 5 निकाला तब तो x की पावर कितना हो गया 100। अब मेरे को 99 बनाने के लिए एक x कम करना पड़ेगा। उसका मतलब है कि एक जगह से x रेज़ टू पावर 5 तो डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। अगर हम हर ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 को पकड़ के बैठे रहें तो 100 ही बनेगा। तो पहले ब्रैकेट में आते हैं, मान लिया हमने इसको छोड़ा, ये ठीक है, बाकी सबसे x रेज़ टू पावर 5 ही निकाला, इससे नहीं निकाला।
तो देखो बाकी सबसे जब x रेज़ टू पावर 5 निकालेंगे, इससे x रेज़ टू पावर 5 अगर नहीं निकाला तो 5 पावर ड्रॉप हो गया सीधा, ये ठीक है। बाकी सबसे x रेज़ टू पावर 5 निकाला और ये 19 ब्रैकेट्स हैं, तो 19 ब्रैकेट से जब x रेज़ टू पावर 5 निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 95 आएगा। फिर अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो सीधा 100 आ जाता। बट अगर इसकी बजाय इससे मल्टीप्लाई करें तो x का एक ही पावर बढ़ा, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ से ये नहीं निकाला तो सीधा 4 का ड्रॉप तो होगा ही होगा। मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें सम कोफिशिएंट इनटू x रेज़ टू पावर 96 आएगा सीधा। 97, 98, 99 नहीं बन पाएगा, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो नहीं बन पाएगा। 19 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 निकाला, 95 पावर आ गया। और अगर ये नहीं निकाला, ये निकाला तो 100 आ गया, वो तो यही आ गया। इसकी बजाय ये निकाला तो 96 पावर आ गया, ठीक है। तो मतलब अगर हमने पावर कम करना चालू किया तो 100 के बाद सीधा 96 आएगा, तो बीच में 97, 98, 99 3 टर्म मिस हो गया। उसके बाद इससे अगला टर्म क्या है 95, वो बनेगा क्या, हाँ इन सब से x रेज़ टू पावर 5 निकाले रखा, ठीक है, इन सब से x रेज़ टू पावर 5 निकाले रखा तो 95 आ गया। यहाँ से अगर हम कांस्टेंट निकालें तो 95 भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 99 से 100 के बीच में बात करें तो 100 आ गया, ठीक है। और 99 नहीं आया, 98 नहीं आया, 97 नहीं आया, फिर 96 आया सीधा, और फिर 95 आ गया। 95 कैसे आया, 19 ब्रैकेट से 5 निकाला, ठीक है। अब हम 95 के और नीचे जाना चाहते हैं, तो जैसे हमने बोला था कि पहले ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 नहीं निकाला तो इतने टर्म्स बने, फिर अब हमने दूसरे से भी नहीं निकाला तो फिर सीधा 5 का और ड्रॉप हो गया। मतलब इन दोनों को हमने ऐसे ही रखे रखा। बाकी जो 18 ब्रैकेट्स हैं अगर उससे हमने x रेज़ टू पावर 5 निकाला तो 18 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5, तो नेट पावर कितना आ जाएगा 90। और यहाँ से x रेज़ टू पावर 5 निकालना नहीं है, तो यहाँ से और 5 को छोड़ के मैक्सिमम x कितना निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं और ये x निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो अगला टर्म बचेगा वो सीधा 18 ब्रैकेट से तो 90 पावर हो गया। इन दोनों से देखो अगर 5 निकालेंगे तो फिर तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, वो तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हम तो देखें 95 के नीचे और कितना जा सकते हैं, तो इन दोनों से जैसे ही x निकालेंगे 2x बढ़ा तो 92 आएगा। तो 92 आया तो हमें दिख गया कि 94 और 93 दो टर्म मिस हो गया। यहाँ कितने टर्म मिस हो गया, ये ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स हाईएस्ट से शुरू करके पहले 3 टर्म मिस हो गया, फिर 2 टर्म मिस हो गया, ये ठीक है। 92 निकला, ठीक है। 92 कैसे निकला, ये वाला टर्म कैसे बना, 18 ब्रैकेट से, ये ठीक है, x रेज़ टू पावर 5 निकाला और 2 ब्रैकेट से x का टर्म निकाला, ठीक है। तो 18 इंटू 5 90 हो गया, प्लस 2 92 हो गया। उसका 91 बना सकते हैं, एक कम कर सकते हैं, हाँ। जिन 2 ब्रैकेट से x निकाला था उसमें से x की बजाय कांस्टेंट निकाल दिया तो एक x कम कर दिया, तो एक x कम होने से 91 आ जाएगा, ठीक है। फिर 90 पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, x रेज़ टू पावर 90 भी। इन दोनों ब्रैकेट से कांस्टेंट निकाल लिया, बाकी 18 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 निकाला, तो x रेज़ टू पावर 5 18 ब्रैकेट से 18 ब्रैकेट से इंटू कांस्टेंट विल गिव यू x रेज़ टू पावर 90, ठीक है। अब हम एक नीचे और गए, ठीक है। अभी तो 2 ब्रैकेट था, अब हमने क्या किया, 3 ब्रैकेट ले लिए जहां से x रेज़ टू पावर 5 नहीं निकाला, तो बाकी 17 से निकाला। तो 17 ब्रैकेट से अगर x रेज़ टू पावर 5 निकाला तो पावर कितना हो जाएगा 85, ठीक है। इन 3 ब्रैकेटों से x रेज़ टू पावर 5 को छोड़ के अगली मैक्सिमम पावर कितनी निकाल सकते हैं, 111, मतलब यहाँ से ये टर्म 7x, तो +3 मतलब 88 पावर बन जाएगा। तो x रेज़ टू पावर 90 के बाद अगला जो पावर बनेगा वो x रेज़ टू पावर 88 का बनेगा, तो इनके बीच में एक टर्म मिस हो गया। मतलब कि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो 89 पावर हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन सिंपल है,
क्योंकि 87 आ जाएगा। हाँ, इन 3 ब्रैकेटों से x निकाला था, उसमें से एक ब्रैकेट से x की बजाय कांस्टेंट निकालो तो पावर एक और कम हो जाएगा। तो 85, 86, 87, फिर 86 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक से और मतलब 17 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5, एक से x, इन दोनों से कांस्टेंट, तो 86 आ जाएगा। 85 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 17 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5, 3 ब्रैकेट से कांस्टेंट निकाला तो 85 आ गया। फिर अभी तो 3 ब्रैकेट से नहीं निकाला था, अब 4 ब्रैकेट से नहीं निकाला, 1 2 3 4, तो 4 से नहीं निकाला मतलब 16 ब्रैकेट से निकाला है। 16 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 निकाला तो 80, और इन 4 ब्रैकेट से अगर हमने एक एक x निकाला तो 4, तो इस बार क्या होगा, 84 आ गया। ठीक है, 16 ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 5 और बाकी 4 ब्रैकेट से x निकाला तो x रेज़ टू पावर 84 आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि अब कोई टर्म मिसिंग नहीं होगा, अब कुछ गैप आया नहीं बीच में। पहले 3 का गैप आया था, फिर 2 का, फिर 1 का, अब 0 का। तो टोटल मिसिंग टर्म्स कितने हो गए, 6। कैसे मिसिंग हो गए, 0 से लेके 100 पावर तक इतने। ठीक है, तो 0 से लेके 100 पावर तक टोटल टर्म कितने बनते हैं, अगर सारे टर्म प्रेजेंट होते तो 101, उसमें से 6 टर्म्स मतलब x रेज़ टू पावर 99, x रेज़ टू पावर 98, 97। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या था, 94, 93, ये भी नहीं आ सकता, और फिर 89 ये भी नहीं आ सकता। इतने टर्म मिसिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is equals to 101 minus 6 is 95। ठीक है, मिसिंग टर्म्स कौन कौन सा होगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। x रेज़ टू पावर 99 नहीं आएगा, कैसे भी बना लो, 98, 97, फिर 94, 93, फिर x रेज़ टू पावर 89। ये 6 टर्म मिसिंग है। तो x की पावर 0 से लेके x रेज़ टू पावर 100 तक जाने में दीज टर्म्स विल नॉट बी प्रेजेंट। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स मतलब अभी तक तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करें कि अब चाहे नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, सब चलेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ऐसे एक्सपेंड करने के लिए कि जो मॉड x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। देन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू nx। ठीक है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस, अब तो पैटर्न पहचान में आ जाएगा, n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, वेयर n नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर। ये ठीक है, इट कैन बी, n कैन बी, ये ठीक है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर।
फॉर एग्ज़ाम्पल n बराबर -3/5, ये सब चलेगा। ठीक है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर तो जो हमने पहले करा था NC1 NC2 NC3 वही लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे जो NC1 की वैल्यू होती है वो n ही होती है, जो NC2 की वैल्यू होती है वो ऐसे लिखते हैं n(n-1/2 फैक्टोरियल), NC3 को ऐसे लिखते हैं। तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब तो इसको NC2 लिख सकते हैं, NC3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, बट n अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो मान लिया n का वैल्यू -5 हो गया तो इसको -5C2 थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर n का वैल्यू जैसे -3/5 हो गया तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इस वाले टर्म को हम NC2 लिख सकते हैं, बट अगर n का वैल्यू -3/5 हो गया तो इसको -3/5C2 नहीं लिख सकते। ठीक है, और कंडीशन क्या है देखो, एक तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। मान लिया अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है तो उसको कॉमन निकाल दिया, बाहर 1 बना लिया। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर है पूरा 1 को छोड़ के 1 में जो भी चीज़ जोड़ रखा है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तभी ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। और कहाँ तक जाएगा ये देखो, n अगर नेचुरल नंबर हुआ, मान लिया n का वैल्यू 11 हुआ, तब तो क्या होगा, जैसे n n-1 n-2 n-3 जा रहा है, अगली बार n-4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे करके जैसे ही n-11 आएगा और जब n का वैल्यू 11 है अगर तो 0 हो जाएगा, तो उसके आगे की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और यू विल हैव टोटल 12 टर्म्स। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू 11 है, इन टोटल यू विल हैव ओनली 12 टर्म्स। अगर n का वैल्यू नेगेटिव है, मान लिया -5, फिर तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दिस विल बी -5 -6, दिस विल बी -5 -6 -7, तो बढ़ता ही जा रहा है। तो -5 -6 -7 -8, तो फिर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे। या n का वैल्यू फ्रैक्शन हो जाए, मान लिया n का वैल्यू हो जाए 3/2, तो 3/2 रखेंगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इट विल गो अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बोला कि 1 - x रेज़ टू पावर -1 इसका एक्सपेंशन करना है, तो ये हो गया 1 1 प्लस, इसके लिए n का वैल्यू हो गया -1 और x का वैल्यू हो गया -x। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 रख दिया और x की जगह -x रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 + -1 - x प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -x का स्क्वायर माइनस n, फिर ये हो गया n-1 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल -x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस प्लस हो गया तो x। अब इसमें क्या है देखो, माइनस प्लस हो गया और 1 × 2, ये भी 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, -x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो गया। इसमें 1 - 2 - 3 और यहाँ से माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो वो कैंसिल हो गया। 1 × 2 × 3 3 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल, तो केवल x³ x⁴ ऐसे आएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 अगर लिखा हो 1 - x⁻² तो इट विल बी 1। इसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी -x, n की वैल्यू हो जाएगी -2, तो 1 + nx प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x² प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल -x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। Now you can see yourself, this will be 1 + 2x plus 3x² plus 4x³ plus 5x⁴ plus and so on up till infinity, ये आएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल 3, अगर मान लिया हमसे बोला जाए कि 8 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 को इसको एक्सपेंड करो, ये ठीक है, एंड गिवन मॉड एक्स 1 से छोटा है, तो हम कैसे करेंगे कि एक्सपेंड करने के लिए होना क्या चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, पहली बात ये कंडीशन है। दूसरी बात 1 के साथ में जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 बनाने के लिए 8 बाहर निकाल दिया, तो पावर 1/3 है तो 8 की पावर 1/3 हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 8 रेज टू पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 विल बी 2। अच्छा, अगर मॉड एक्स 1 से छोटा है उसको हम 8 से डिवाइड कर दें तो और छोटा हो जाएगा, तो x/8 जो है वो 1 से छोटा रहेगा। ये भी कंडीशन है, ये 1 से छोटा होना चाहिए तभी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कर सकते हैं, ये 1 बन गया, ये 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज। 1 से छोटा का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बोला है, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। 1 से छोटा होने का मतलब ये नहीं कि -5 हो जाए, मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, तो वो रहेगा ये। तो इसके लिए अब n का वैल्यू हो गया 1/3, x का वैल्यू हो गया x/8। तो अब एक्सपेंड किया, 2 तो बाहर लिखा हुआ है, 1 प्लस n इंटू एक्स होता है, तो n इंटू एक्स प्लस फिर होता है n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो x/8 का स्क्वायर प्लस n -1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x/8 का क्यूब प्लस एंड सॉन, ऐसे चलेगा। ठीक है, ऑफकोर्स ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1/24x। यहाँ से कितना हो जाएगा, इट विल बी -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/9 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसके आगे यू कैन डू योरसेल्फ, तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 27 इंटू 6 इंटू 8 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन जो भी गिवन था। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 5 in the expansion of 1/2 plus 3x where mod x is, मान लीजिए ये लेस देन 1। आंसर 1/7 प्लस 3x। ये टर्म लिखा है, ठीक है, और इसका चलो स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम ऊपर लेके आए, तो 7 प्लस 3x रेज टू पावर -2। यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 7 को हमने बाहर निकाला, तो 7 रेज टू पावर -2 बाहर आ गया, 1 प्लस 3/7 रेज टू पावर x रेज टू पावर -2। 7 रेज टू पावर -2 विल बी 1/49 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/7x होल रेज टू पावर -2, ऐसे हो गया। क्वेश्चन में देखो मॉड x ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में, 3/7 एक फ्रैक्शन है, उससे मल्टीप्लाई किया तो उसी के बीच में रहेगा ये। ठीक है, तो ये 1 चलेगा, सही है, 1 होना चाहिए, ये 1 से छोटा हो गया, n ये हो गया।
तो n का वैल्यू -2 हो गया और x का काम कौन करेगा, 3/7x। 1/49 को बाहर पड़ा रहने दिया, तो 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल 3/7x का स्क्वायर प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल 3/7x की पावर 3। ठीक है, -2 -3 -4 -5/4 फैक्टोरियल इंटू 3/7x की पावर 4। हमें तो x⁵5 का चाहिए, तो प्लस -2 -3 -4 -5 -6/5 फैक्टोरियल इंटू 3/7x⁵5 प्लस एंड सॉन, ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो x⁵5 तो केवल इसी टर्म में आएगा, बाकी किसी में आएगा ही नहीं। इससे पहले पावर छोटा है और इसके आगे पावर बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि x⁵5 के साथ जो भी लिखा है वो बस। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, x⁵5 के साथ क्या लिखा है, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/49। 1 2 3 4 5 माइनस है तो माइनस बाहर रह जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 3 4 5 6/5 फैक्टोरियल 3/5/7/5। ठीक है, x⁵5 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो टर्म हो जाएगा, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए। तो x⁵5 के साथ जो लिखा है वो लिख दिया हमने। तो देखो 5 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और ये 7 स्क्वायर है, ये 7/5 है, तो इसको भी मिला के 7/7 लिख सकते हैं। इसको और इसको मिला के 3/6 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे एक 2 बचेगा। तो यह क्या आंसर, -2 इंटू 3/6/7/7। दिस विल बी द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन इज लेट 1 + x + x² n is equals to a0 + a1x + a2x² plus and so on up till a2n x⁵2n। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। देन प्रूव दैट, मतलब फर्स्ट पार्ट, देन प्रूव दैट a0 + a1 + a2 plus and so on a2n is equals to 3/n। तो आंसर ये ठीक है। और सॉल्यूशन, अगर हमें ये बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स है। तो अगर हमें किसी भी एक्सपेंशन में, इस तरह के एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, x की जगह जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 1 रख देंगे, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा। तो इस वाले केस में हमने सिंपली क्या किया, पुट x = 1। तो 1 + 1 + 1 a2n या क्या, which will give you a1 + a2 second part, find a0 + a2 + a4 plus and so on a2n। third part, prove that AR is equals to A2n - R। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट, जैसे ये लिखा है 1 + x + x² raised to power n
इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल ए टू एन एक्स एच पर टू एन। इसमें हमने क्या किया, एक बार x इज इक्वल टू वन रखा, एक बार x इज इक्वल टू माइनस वन रखा। तो वन रखने से तो क्या हो गया, वन प्लस वन 3 हो गया। तो 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन अप टिल ए टू एन हो गया। और x के माइनस वन रखने से ये 0 हो गया। 1 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री एंड सो ऑन प्लस ए टू एन हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लिया अगर ऐड किया तो यहाँ से आ जाएगा 3 रेज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 2a नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 2a2 प्लस 2a4 प्लस एंड सो ऑन 2a2n। 2 से डिवाइड करने तो आ जाएगा a नॉट प्लस a2 प्लस a4 प्लस एंड सो ऑन अप टिल a2n, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ऑल्टरनेट टर्म्स का, ऑल्टरनेट कोफिशिएंट का सम आया है। तो a नॉट वाली सीरीज़ का सम ये आ गया। इसमें पूछा नहीं है, बट अगर मान लिया हमें a1 वाली सीरीज़ का सम चाहिए होता तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, देन इट वुड हैव बीन a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाता है 2n माइनस वन तक। तो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन a2n माइनस वन, इसका सम हो जाता है 3 रेज टू पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2। तो इवन वालों का सम होता है 3 रेज टू पावर n प्लस वन, ऑड वालों का सम होता है 3 रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब ऑड सबस्क्रिप्ट जिसका है। कोफिशिएंट तो वैसे ये ऑड वाले हैं क्योंकि ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया या वैल्यू निकाल लिया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि ए आर इज इक्वल टू ए टू एन माइनस आर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या पता लगा कि अगर हमें इस तरह की सीरीज़ में सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए तो हम वी विल सब्स्टिट्यूट वेरिएबल का वैल्यू इज इक्वल टू वन। अगर हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स, सॉरी डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट नहीं, अगर हमें चाहिए ऑल्टरनेट कोफिशिएंट का सम, तो एक बार हम x इज इक्वल टू वन रख लिया, एक बार माइनस वन रख लिया, और फिर जोड़ने और घटाने से ऑल्टरनेट वालों का सम आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जिसमें वी वर सपोज टू प्रूव क्या था, ए आर इज इक्वल टू ए टू एन माइनस आर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए टू एन एक्स एच पर टू एन, माने ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया इसमें, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे x का कोई भी वैल्यू हो। तो हमने क्या किया, x की जगह 1/x रख दिया। तो ऐसा करने से हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू ए नॉट, ऐसे आ जाएगा ए टू एन अपॉन एक्स एच पर टू एन। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स रेज पर टू एन, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए टू एन अपॉन एक्स रेज पर टू एन। दोनों तरफ एक्स रेज पर टू एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, एक ही बात है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन, अगर एक्स रेज टू पावर टू एन से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस a1, एक x कम हो जाएगा तो 2n माइनस वन, इसमें जब इसको उधर ले जाएंगे तो 2x कम हो जाएगा, a2 एक्स रेज टू पावर 2n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन a2n, ऐसे आ गया।
ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन ऐसे भी लिख सकते हैं और यही टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर ए1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल a2n एक्स रेज टू पावर 2n। तो इसी को ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। हम ये बोलेंगे दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही बात है। तो अगर दोनों एक ही बात है तो हम करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब एक्स की सेम पावर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो बराबर ही होना चाहिए, तभी दो पॉलिनोमियल आइडेंटिकल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ए नॉट और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a2n। तो हम क्या बोलेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये ठीक है, ऑफ corresponding exponents of x। ठीक है, तो अगर हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो एक जगह से आ गया a नॉट, एक जगह से आ गया a2n। फिर इससे जस्ट पहला जो टर्म लिखा होगा वो बेसिकली लिखा होगा 2n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो कांस्टेंट को कंपेयर किया, मतलब ऐसे अगर चले तो चलो यहाँ से चल के a नॉट और a2n बराबर हो गया, इधर एक आ गया है तो एक x बढ़ गया तो a1 हो गया, इधर x घटता हुआ जा रहा है तो इससे पहले वाले में x आ जाएगा, तो a1 एंड a2n माइनस 1 बराबर होगा a2 एंड a2n माइनस 2 बराबर होगा, ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a1 a नॉट, अगर इसी सीरीज़ को अगर हम देखें या फिर अगर इसी सीरीज़ को देखें तो a नॉट और a2n दोनों बराबर हैं। तो इधर से पहला कोफिशिएंट इधर से पहला कोफिशिएंट बराबर है, फिर इधर से दूसरा कोफिशिएंट इधर से दूसरा कोफिशिएंट बराबर है। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करके आ रहा है, बेसिकली x की जगह 1/x रखा, फिर एलसीएम लिया तो इफेक्टिवली सीरीज़ पलट गया। तो पलटने पे भी अगर सेम ही लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ही चीज़ आ गया तो राइट हैंड साइड पे भी सेम चीज़ आना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होने चाहिए इधर से। ठीक है, तो इसलिए ऐसे चलते चलते ए आर, मतलब इसमें खासियत क्या है, इसको और इसको सम करेंगे लोअर सबस्क्रिप्ट को तो 2n आएगा, 1 एंड 2n माइनस 1 को सम करेंगे 2n आएगा, ये भी 2n आएगा, तो ए आर 2n माइनस आर के बराबर होना चाहिए। ऐसे बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पर आर कंपेयर कर लो तो एक जगह से ए आर आ जाएगा, एक जगह से a2n माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी ऐसे होता है कि जो कोफिशिएंट होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR वो और NC n माइनस आर दोनों बराबर होता है, मतलब स्टार्टिंग से एंड लास्ट से इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, बाइनोमियल में भी और इसमें भी। बट उसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इक्वल होता है, ये ठीक है, बाई चांस इसमें इक्वल हो गया, हर जगह इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस सीरीज़ में इक्वल हो जाएगा। अब इसको, इस रिजल्ट को यूज़ करके हम और भी पार्ट इस क्वेश्चन के बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फाइंड a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल a। ठीक है, आंसर फ्रॉम पार्ट वन से हमारे पास क्या आया था, ए नॉट प्लस सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, a1 प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट ये इस ट्राइनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं a नॉट a1 a2। अच्छा, जैसे अगर मैंने 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को एक्सपेंड किया तो उसमें जो कोफिशिएंट आ रहे थे NC0 NC1 NC2 उसी तरह की चीज़ें ये लिखा हुआ है, ये ठीक है। बस NC1 NC2 NC3 में तो मैं डायरेक्टली पता था कि NC3 की जो वैल्यू है वो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा, ये ठीक है। इसका वैल्यू अभी डायरेक्टली पता नहीं है, तो अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कुछ कुछ कोफिशिएंट्स के, बट अल्टीमेटली मैं ये समझना चाहिए ये कोफिशिएंट है, ये एक नंबर है, वही NC0 टाइप नंबर है, ये ठीक है।
NC1 टाइप नंबर होगा, मतलब एग्जैक्टली NC1 ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि उस तरह की चीज़ें उसके विज़ ये टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर बाइनोमियल बोल दिया, सारे कोफिशिएंट का समेशन वॉज 3n। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे ही AN-1 प्लस AN प्लस AN प्लस 1 प्लस AN प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल A2n। दिस इज 3n, सॉरी 3n। फर्स्ट पार्ट से ये था हमारे पास, दिस वॉज 3n। अब फ्रॉम पार्ट 3 वी हैड कि AR बराबर A2n माइनस R, मतलब जो दो A वाले कोफिशिएंट लिखे हैं इनके अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर 2n हो जाए तो उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उसका मतलब क्या है कि ये A0 और ये 2n बराबर है, इसकी वैल्यू A0 है। इससे पहले जो 2n माइनस 1 होगा, 2n माइनस 1 और 1 का सम 2n हो जाएगा, तो ये A1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा। n प्लस 1 और n माइनस 1 का सम भी 2n हो गया, तो ये an माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो सीरीज़ है, अगर ये S है तो ये वाली सीरीज़ भी वापस S लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको S मतलब से मान लिया, कैपिटल S से डिनोट कर दिया, A0 से लेके AN माइनस 1 तक। ये टोटल n टर्म्स हो गए, ये n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हो गए और एक ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए इस सीरीज़ में? 2n प्लस 1 टर्म्स लिखे हैं। वो दिख भी रहा है, x की पावर 0 से चालू करके अगर हम x रेशो पर 2n तक जाने तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? 2n प्लस 1। तो अब ये जो टर्म है, अगर इसको मैंने s से डिनोट किया तो इट विल बी s प्लस an प्लस वापस s। दिस विल बी इक्वल्स टू 3n। तो ये हो जाएगा 2s प्लस a n बराबर 3n, विच इम्प्लाइज 2s। हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया, दोनों तरफ एक an जोड़ दिया। तो an जोड़ने से ये कितना हो जाएगा? 2an, और इधर हो जाएगा 3n प्लस an, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 3n प्लस an बाई 2। ये हो गया। हमें चाहिए क्या था? A0 से लेके an तक का सम। A0 से लेके an माइनस तक के सम को s बुलाए और उसमें an जोड़ दिया, तो A0 से लेके an तक का सम बन गया। यही हमारा फिर रिक्वायर्ड सम हो गया, विच इज़ 3n प्लस an डिवाइडेड बाई 2। ये मतलब आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और एक पार्ट कर लेते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A2n, A2n माइनस 1, इन सब की वैल्यूज चाहिए। फिर शुरू हो गए आंसर। 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर n is A0 plus A1x plus A2x square plus and so on A2n x raised to power 2n। इसमें हमने क्या किया? x इज इक्वल टू 0 रख दिया। 0 रखने से क्या हो जाएगा? ये दोनों ख़त्म हो गया, यहाँ केवल 1 बचा, और राइट हैंड साइड पे ये पूरा फिनिश केवल A0। सो दिस एम्प्लाइज A0 और A2n दोनों बराबर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ऐसा करने से इसकी और इसकी वैल्यू आ गया।
बेसिकली x बराबर 0 रखने से क्या हो गया, जिसके साथ भी x लिखा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे को a1 चाहिए तो व्हाट वी कैन डू कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पर n-1 इंटू अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया चेन रूल से तो 1 प्लस 2x, डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ गया। राइट हैंड साइड पे डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो 0 प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2n a2n x रेस्ट पर 2n-1 ये आ जाएगा। अब इसमें अगर हम x बराबर 0 रख दें तो ये आ जाएगा n, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर a1 और इसके ऑनवर्ड्स सभी जगह पे x है तो वो सब खत्म हो गया 0 0 0 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई n। अच्छा, अब a1 एंड a2n-1, अभी हमने बोला था इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट बराबर होगा तो इन दोनों की ही वैल्यू कितनी होगी n। ये एक दूसरा आंसर आ गया। अगर देखो हमें a2 चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया ddx, तो n इंटू ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2 और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो n-1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-2 और इंटू 1 प्लस 2x आएगा चेन रूल से इसके डिफ्रेंशिएशन से, और 1 प्लस 2x एक पहले से लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये आ जाएगा 2a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3 इंटू एक्स 4 3a4 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला आ जाएगा 2n-1 a2n एक्स रेज़्ड पर 2n-2 ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इसमें x बराबर 0 रख दिया तो आ जाएगा n2, 0 रखने से ये 1 प्लस n-1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2a2, बाकी सब 0, बाकी सब में x है तो ये n-1 प्लस 2 n+1 हो गया तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू भी आ गई।